2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार सत्ता में आए थे तो देश के सामने सबसे बड़ा वादा था भ्रष्टाचार मुक्त भारत का। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का वो नारा आज भी हम सबको याद है। लेकिन क्या 10 साल बाद जमीनी हकीकत बदली है? आज जब हम भारत को एक सुपर पावर बनाने की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि करप्शन वो दीमक है जो देश को अंदर से खोखला कर रहा है। अगर हम करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स को देखें तो भारत का स्कोर 100 में से मात्र 32.6 है और हमारी रैंक 96 के आसपास डगमगा रही है। जरा सोचिए, अगर आप भारत के आसपास के रैंकिंग वाले देशों को देखेंगे तो रूस जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर उनमें से एक भी देश में वो काबिलियत नहीं दिखती जो एक ग्लोबल सुपर पावर में होनी चाहिए। हकीकत तो ये है कि सुपर पावर स्टेटस और भ्रष्टाचार कभी भी साथ साथ नहीं चल सकते। हैरानी की बात तो ये है कि राज्य सरकारों के स्तर पर भ्रष्टाचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कर्नाटक का उदाहरण लीजिए, जहां ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी 46 सड़कों को साफ करने वाली मशीनों को किराए पर लेने का प्लान बना रही है। इस प्रोजेक्ट की कीमत है 613 करोड़ रुपए, वो भी 7 सालों के लिए। अब यहाँ गणित समझिए, एक मशीन खरीदने की कीमत 1 करोड़ रुपए से 3 करोड़ रुपए के बीच होती है, लेकिन सरकार हर साल एक मशीन का किराया ही 2 करोड़ रुपए दे रही है। यानी जितने में मशीन अपनी हो सकती थी उतना पैसा हर साल सिर्फ किराए में उड़ाया जा रहा है। अक्सर हम देखते हैं कि सरकारी दफ्तरों में कोई न कोई भ्रष्ट अधिकारी पकड़ा ही जाता है, लेकिन असली सवाल तब खड़ा होता है जब वही ऑफिसर जेल जाने के बाद फिर से सिस्टम में वापस आ जाता है। पूजा सिंघल का केस देखिए, जो 2000 बैच की IAS अधिकारी है। 2022 में उन पर इलीगल माइनिंग के आरोप लगे, करीब 30 महीने वो कस्टडी में रहीं और 2024 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेल मिलते ही उनका सस्पेंशन रिवोक करने की तैयारी होने लगी। आखिर सरकार को ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत ही क्यों है? ऐसी ही कुछ कहानी है IAS धीमान चकमा की। एक तरफ वो वीडियोस में नॉर्थ ईस्ट को बदलने और देश सेवा की बड़ी बड़ी बातें करते नजर आते हैं। So I would say my dream has been always to do some significant thing for the country as well as our northeastern region. लेकिन दूसरी तरफ उन्हें 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है और उनके घर से 47 लाख रुपए का बेहिसाब कैश मिलता है। जब सिस्टम ऐसा हो तो उसका नतीजा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में साफ दिखता है। बिहार में गंगा नदी पर बनता हुआ एक पुल एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार गिर जाता है और सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन ही रहता है। क्या ये सिर्फ इंजीनियरिंग की गलती है? नहीं, ये करप्शन की वो नींव है जो पानी में बह रही है। और सबसे दुखद उदाहरण है सत्ता के घमंड का। आपको संजीव खिरवार याद होंगे, जिन्होंने 2022 में दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम से एथलीट्स को बाहर निकलवा दिया था ताकि वो अपने कुत्ते को वहां टहला सके। उस वक्त बड़ा हंगामा हुआ, उनकी पत्नी को फोर्स रिटायरमेंट दिया गया, लेकिन आज नतीजा क्या है? उन्हें वापस बुलाकर दिल्ली नगर निगम का कमिश्नर बना दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो हमारे पड़ोसी देश चीन का तरीका बिल्कुल अलग और बेहद सख्त है। चीन ने ये समझ लिया है कि अगर उसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जहां भारत में भ्रष्ट अधिकारियों को नई पोस्टिंग मिल जाती है, वहीं चीन में करप्शन के दोषियों को सीधे डेथ सेंटेंस यानी मौत की सजा तक दी जाती है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है ली जियाओमिन का केस। लाई जियाओमिन चीन की एक बड़ी सरकारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन थे। उन पर करीब $277 मिलियन की रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। चीन की अदालत ने इसे देश के आर्थिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ माना और साल 2021 में उन्हें मौत की सजा दे दी गई। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के एंटी करप्शन कैंपेन के तहत अब तक 15 लाख से ज्यादा अधिकारियों को सजा दी जा चुकी है, चाहे वो कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न हो। अगर हम बिफोर वर्सेस आफ्टर का प्रभाव देखें तो इस सख्ती के बाद चीन के पब्लिक प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी में भारी सुधार आया है, क्योंकि अधिकारियों में कानून का खौफ पैदा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत में भी सिस्टम को इतना ही सख्त होने की जरूरत है? जब तक सरकारें सख्त नीतियां नहीं बनाएंगी और ऐसे अधिकारियों को सिस्टम से बाहर नहीं फेंकेंगी, तब तक करप्शन खत्म नहीं होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको लगे तो बाद में अनसब्सक्राइब ही कर सकते हो।